गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कृतिका का सेकंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक है कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेगी, क्योंकि रानी दौरे पर निकली हुई है, सब जगह घूमेगी, तो वो कौन कौन सी जगह पे क्या क्या पहनेगी। उनका दर्जी ये सोच के परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद वो जासूस भी, जो उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था कि भी रानी यहाँ यहाँ आएगी, उस जगह पे पहले ही उनका जासूस घूम गया था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन तो अब बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्का रंग का नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छप गई, क्योंकि रानी कहाँ आ रही थी? हिंदुस्तान में आ रही थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। वे जो रानी अपनी राजधानी में आ रही है, और जिस रानी ने 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसके शान शौकत में क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख था, मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। यानी कि दिल्ली की हालत बिगड़ी हुई थी, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, सड़कें वापस सड़कों की रिपेयरिंग होने लग गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया, सभी इमारतें चमकने लगी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब इस नाक के बारे में क्या है, देखो कि इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ तो पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति, तो मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। अब रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैर ख्वाहों, देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया
अब क्या किया जाए? वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, क्योंकि रानी आ रही है और जॉर्ज पंचम की अगर नाक नहीं होगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और फिर तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने अपने हुकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट, यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी और इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक ही नजर ने दूसरे से कहा, बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, फिर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, सारी फाइलें देखी गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यानी उस लाट के बारे में, उस मूर्ति के बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चला कि मूर्ति कब बनी, कहाँ बनी, किस पत्थर से बनी। हुकामों के चेहरे पर वापस उदासी के बादल छा गए। फिर एक खास कमेटी बैठाई गई। उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। अब आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर किस किस्म का ठीक पता नहीं चल रहा तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत है तो खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर वापस लौट आया और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं पर भी नहीं मिला। यह पत्थर क्या है? विदेशी है। अब सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो, आप लोग ठीक समझे, मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप चौक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोती नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया और घबराहट में फिर वो मद्रास भी पहुंचा।
सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों में दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ और आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्ति स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पेशे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार वो नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त वापस दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। क्योंकि नाक लगना तो एकदम जरूरी है ही, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, फिर धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह मदद उसे दी गई। लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था और किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए। कहने का मतलब कि जब जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली उस दिन अखबार चुप थे। क्यों थे? क्योंकि लाट पर जिंदा नाक लगा रहे थे। तो प्रशासन की जो मानसिक गुलामी है यह बात उसको दर्शा रही है। इसलिए समाचार पत्रों ने इस घटना को सांकेतिक विरोध करते हुए मौन धारण कर लिया था और कोई भी खबर उस दिन अखबार में नहीं छापी थी। तो यह जो चीज़ है वो क्या दर्शाती है कि हम अभी भी अपनी मानसिक रूप से गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। तो समाचार पत्र की खामोशी गुलामी मानसिकता को भी प्रदर्शित कर रही है। सत्ता की जो ताकत है वो सभी लोगों को खामोश रहने पर मजबूर कर देती है। और इसमें जो बात आई है कि बच्चों की नाक जो थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो बच्चों की नाक कैसे बड़ी थी कि लाट की नाक के गायब हो जाने पर सारी व्यवस्था में खलबली जब मच गई थी और जब अंत में उनकी जिंदा नाक लगाई थी तो इस प्रकार से देश के सम्मान में बलि दे दी गई। क्योंकि दूसरी जब शहीद बच्चों की नाक भी लाट से बड़ी बताकर यहाँ लेखक यह कहना चाह रहा है कि भारत के जो सम्मान है, भारत के बच्चों का सम्मान भी अंग्रेजों से
बड़ा है। इस प्रकार नाक जो है वो मान और सम्मान का प्रतिष्ठा का द्योतक है। तो आपके ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसके जो सारे क्वेश्चन आंसर वो आपको करने हैं, चारों चार 11 क्वेश्चन आंसर है, 11 ही आपको करने हैं। थैंक यू।